नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आक्रमण, जहां जंग की हर चिंगारी को हम आग बनने से पहले पकड़ते हैं। दुनिया इस वक्त जंग की भट्टी में तप रही है। हर दिशा से बारूद की गंध आ रही है, हर मोर्चा धधक रहा है और इन्हीं आग की लपटों में कई देश झुलस रहे हैं। वर्ल्ड नाउ में आक्रमण में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं विनाश की तीन तस्वीरें, तीन जंग और तीन नेता, जिनकी चालों ने दुनिया को बारूद के मुहाने पर ला खड़ा किया है। पहली खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है, जहां ड्रोन की बारिश हो रही है। तबाही ऐसी खौफनाक मची है कि आम लोगों का बच पाना मुश्किल हो गया है। यह ड्रोन अटैक रूस और यूक्रेन दोनों कर रहे हैं। दूसरी खबर जंग की नई चाल से जुड़ी है। सर्दी के मौसम में रूस यूक्रेन पर फाइनल असॉल्ट करने की तैयारी कर रहा है, जिसकी तैयारी जोरों पर है। और तीसरी खबर पुतिन के परमाणु तैयारी से जुड़ी हुई है। रूस ने अब परमाणु मिसाइल टेस्ट कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। यानी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। कभी भी इस युद्ध का आगाज हो सकता है, जो स्थिति आज की तारीख में नजर आ रही है। सबसे पहले बात डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की। डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को सीधी चेतावनी दी और कह दिया, याद रखो पुतिन, तुम्हारे तटों पर हमारे युद्धपोत मौजूद हैं और अगर पुतिन आपने हद पार की तो जवाब बिजली की रफ्तार से मिलेगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप का निशाना साफ है। बुरेवेनिस्ट मिसाइल टेस्ट के बाद अमेरिका अब पीछे हटने वाला नहीं है। एक तरफ अमेरिका ने भी परमाणु मिसाइल टेस्ट करने की इजाजत दे दी है, परमिशन दे दी है। वहीं रूस लगातार आग से खेल रहा है और लगता है कि अगर उसने ये खेल जारी रखा तो दुनिया में एक ऐसी कयामत आएगी जिसमें शायद ही कुछ बच पाए। मतलब साफ है कि सुपर पावर की जुबान चेतावनी में बदल चुकी है और जंग का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। जब से रूस ने इस मिसाइल का परीक्षण किया है, अमेरिका रूसी तनाव नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है और अब नेटो के यूरोपीय देश जग उठे हैं। नॉर्वे भड़क उठा है, ब्रिटेन धमका रहा है, पोलैंड सतर्क है, हंगरी में हंगामा है। क्या ये सिर्फ एक मिसाइल थी या सामरिक धमकी का एक बड़ा संदेश? По цели 303, 10 снарядов, огонь! पुतिन की नई मिसाइल बुरवेसनिक्स ने दुनिया को हिला दिया है। नाभिकीय इंजन से चलने वाली क्रूज मिसाइल है। असीमित रेंज, अदृश्य उड़ान और मौत की सटीक निशानेबाजी का संगम। रूस कह रहा है कि हम किसी भी रक्षा कवच को भेद सकते हैं और अमेरिका नेटो को ये ऐलान सीधे चुनौती लग रहा है। अब पुतिन ने अपने सैन्य वर्दी में मंच पर खड़े होकर घोषणा की, ये मिसाइल दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो दुनिया ने सिर पकड़ लिया था। Нам нужно будет определиться, что это такое, к какому классу оружия это. रूस ने बताया कि बुरवेसनिक ने करीब 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की और करीब 15 घंटे तक उड़ान भरी। ये सिर्फ तकनीकी आंकड़ा नहीं, ये है संदेश कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं जहां आप सोच नहीं सकते। और इसने नेटो को झंझोड़ दिया है, क्योंकि अब उनके सामने स्पष्ट हो गया है कि रूसी पॉलिसी सिर्फ खतरे में नहीं बल्कि कार्रवाई के लिए तैयार है। Ага, я первый. По основной точке наводки 55-31.
से शुरू होता है यूरोपीय ध्रुवीकरण। नेटो के सदस्य देशों ने तुरंत सावधानी की लहर दौड़ गई। नॉर्वे में सख्त प्रतिक्रिया दी, हम अपनी सीमाओं पर देखकर चलेंगे। ब्रिटेन ने सार्वजनिक रूप से चेताया, हम आपके युद्धपोत रखने वाले हैं। पोलैंड सतर्क हो चुका है, अगर रूस हमारी लॉजिस्टिक्स को टारगेट करना चाहे तो अंजाम भयानक होगा। हंगरी में चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या अब मध्य यूरोप भी सीधे जाल में फंस रहा है, या ये सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं, ये रणनीतिक गति है जिसका लक्ष्य है रूस को ढेर सख्त संदेश देना कि आपकी बातचीत अब आसान नहीं रहेगी। तो मौजूदा तस्वीर क्या कह रही है? रूस ने प्रदर्शन किया, अमेरिका नेटो ने चेतनाएं दी, अब युद्ध वातावरण गर्म हो रहा है। और इस बीच सवाल है कि क्या ये सिर्फ धमकी है या खतरा बनने की ओर है? उत्तर क्षेत्र में छाए मुस्कुराते चेहरे नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिए गए सार्वजनिक संदेश है। हमारे पास आपके तट पर युद्धपोत है, हमें 8000 मील भी नहीं जाना पड़ेगा। ये दुहाई नहीं, ये वार्निंग है। समझ लीजिए कि युद्ध दृष्टिकोण सिर्फ सीमित नहीं रहा, और रूस ने भी पलटवार में कहा कि अगर हमें धमका गए तो जवाब माकूल होगा। रणनीति बदल चुकी है, अब युद्ध सिर्फ मैदान युद्ध की सीमा तक नहीं, सामरिक थ्रेट, डिटेरेंट दिखावा, प्रभावी प्रणालियों की प्रतिरूप, सब मिलकर युद्ध की ढाल बदल रहे हैं। और जब मिसाइल का नाम खुद संकट में कह रहा हो, मैं अचूक हूँ, तो ये सिर्फ धमकी नहीं, चुनौती बन जाती है। अब सवाल यह है कि क्या इस मिसाइल ने युद्ध को विध्वंसक शक्ल देने का मंच तैयार कर दिया है? क्या यह मिसाइल वास्तव में तैनात हो पाएगी? नेटो अमेरिका के मुताबिक क्या वे सिर्फ दिखावा करेंगे या ठोस कार्रवाई करेंगे? क्या सब युद्ध स्थिति की ओर भाग रहे हैं या डरा सहमा कर फिर लौट आएंगे? ये वो मोड़ है जहां पर आज दुनिया की सामरिक धुरी घूम रही है। बुरवेसनिक ने सिर्फ तकनीक की दस्तक नहीं दी, उसने एक नए युग की धमकी दी है। अगर मिसाइल वास्तव में तैनात हो जाए तो युद्ध अब सिर्फ सीमित नहीं, बल्कि द्वितीय धुरीय ग्लोबल विध्वंसक शक्ल ले लेगी। अब ये प्रतिद्वंदिता है दिखावे की नहीं, तैयारी की। ट्रंप का संदेश साफ और कड़ा है कि रूस के तटों के पास हमारे युद्धपोत तैनात हैं और वे बस दिखावे के लिए नहीं आए हैं। ये किसी भी हरकत का तत्काल जवाब देंगे। हम दूरी से नहीं, निगाह में रखकर निर्णय लेते हैं। रूस को अब समझना होगा, हर दांव की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर रूस ने कोई भी तीखी कार्रवाई की तो हम सिर्फ पलट कर नहीं बैठेंगे, हम जवाब देंगे। वो भी ऐसे जवाब जिनसे रणनीतिक संतुलन झुक जाएगा।
की ये धमकी नहीं, चेतावनी है और चेतावनी का वक्त खत्म हो चुका है। हमारे जहाज उस सीमा पर खड़े हैं जहां से नापाक इरादों की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। रूस, ध्यान रखना, शांतिपूर्वक समाधान चाहते हो तो कदम पीछे हटाओ। आक्रामकता चुनोगे तो परिणामों की गारंटी नहीं होती और परिणाम रूस के लिए कठिन होंगे। अमेरिका ने इशारा कर दिया कि अब दुनिया को पता चल गया है कि सीमाओं पर चूक करने वालों को अब कोई दया नहीं मिलेगी। संदेश स्पष्ट है और कटु है। जवाब में रूस ने चेताया कि अगर धमकी दी तो अंजाम भुगतोगे। यूरोप में खलबली है। नॉर्वे, पोलैंड, ब्रिटेन सभी सैन्य अलर्ट पर है। И начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия. बहरहाल पुतिन के इस परम वार ने वॉशिंगटन में अलार्म बजा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ब्रूवेसनिक मिसाइल आने वाले तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर बनेगी? क्योंकि अगर रूस ने इसे तैनात किया और नेटो ने जवाब दिया तो जंग सिर्फ शब्दों की नहीं, परमाणु तबाही की शुरुआत बन सकती है। दुनिया सांस रोक कर देख रही है कि क्या ब्रूवेसनिक शांति को निगल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक बात तो साफ है, यूक्रेन और रूस की जंग अब भयंकर रूप ले चुकी है। रूस ने मिसाइल हमलों ने शहरों को खंडहर में बदलना शुरू कर दिया है। ड्रोन की बारिश से आसमान आग उगल रहा है। लेकिन अब यूक्रेन पर एक नई मुसीबत टूट पड़ी है, क्योंकि यूक्रेन अब सैनिकों की भारी कमी से जूझ रहा है। मोर्चे पर लड़ने वाले सैनिक थक चुके हैं, नए जवान भर्ती नहीं हो रहे हैं और जेलेंस्की दुनिया से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कह रहे हैं हमें लंबी दूरी वाली मिसाइलें दी जाएं, वरना हम जंग हार जाएंगे। यानी अब यूक्रेन के पास हथियार तो हैं, लेकिन हाथ कम पड़ते जा रहे हैं। जंग जारी और सवाल यह कि बिना सैनिक यूक्रेन कब तक लड़ेगा? यूरोप की धड़कन बहुत तेज है। रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमलों ने शहरों को खंडहर बना दिया। घर जल रहे हैं, बिजली ठप है और लोगों के चेहरे पर बस एक ही सवाल है, हम अब किसके सहारे जिएंगे? ड्रोन की बारिश हर तरफ। यूक्रेन के पेट्रोल तेल डिपो एक के बाद एक फट रहे हैं। बिजली और ऊर्जा के ठिकानों पर निशाना बनाया जा रहा है। ठोस, ठंडा और जानलेवा हमला। रूस ने नई परिभाषा लिख दी है। पहले शहरों को तबाह करो, फिर सर्दियों में ठंड और अंधेरे की आफत भेज दो। और जब आप उम्मीद करेंगे कि यूक्रेन पलटवार करेगा, वो कर रहा है। ड्रोन से रूस के तेल डिपो और लॉजिस्टिक हब पर हमले हो रहे हैं। बदले की आग, बदले का संदेश, पर यहाँ एक बड़ी खबर है। यूक्रेन के पास अब सैनिकों की भारी कमी है और यही खालीपन युद्ध को एक नए मोड़ पर खड़ा कर रहा है।
यूक्रेन गंभीर संकट में है। जब हवा में मिसाइलें हैं, जमीन पर लोग मर रहे हैं और सामने बैठा नेतृत्व कह रहा है कि हमारे पास जवान कम हैं। सवाल साफ है, बिना जवानों के युद्ध कैसे लड़ा जाएगा? और इसी के साथ क्यों ज़ेलेंस्की बार-बार लॉन्ग रेंज मिसाइलों की मांग कर रहे हैं, खासकर ट्रंप से? युद्ध मशीन तभी चलती है जब उसमें खून यानी सैनिक रहते हैं। आज यूक्रेन की यही मशीन खटखटा रही है। बिन सैनिक युद्ध सिर्फ नारेबाजी है। रूस ने समझ लिया है कि अगर पैठ बनानी है तो पहले जवानों को थका देना होगा, संसाधनों को नष्ट कर देना होगा और जनता की इच्छा शक्ति काट देनी होगी। और यही वो रणनीति है जो अभी काम कर रही है। सैनिकों की कमी सिर्फ संख्या नहीं, ये लड़खड़ाई क्षमता, लॉजिस्टिक्स और साइकिलिंग की कमी है। जब जमीनी पांव कम हो तब दूरी और रेंज की ताकत अहम हो जाती है। आप दुश्मनों को घर के अंदर मार नहीं सकते, पर आप उसके लॉजिस्टिक, तेल भंडार और ऊर्जा नेटवर्क को निशाना बना सकते हैं। यही कारण है कि ज़ेलेंस्की बार-बार लंबी दूरी के हथियार की मांग कर रहे हैं। और यहाँ ये बात सीधी हो जाती है, जब आपके पास पैदल सेना कम हो तो टेक्निकल रेंज की शक्ति आपकी मुख्य हथियार बन जाती है। रेंज से आप दुश्मन की गहराई और लॉजिस्टिक को काट सकते हैं, उसके फ्रंट को कमजोर करते हैं और एक तरह से युद्ध को स्मार्ट रूप में लड़ते हैं। प्रेस प्लेटफॉर्म से ज़ेलेंस्की ने बार-बार एक ही बात कही है, हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल चाहिए। और क्यों? क्योंकि ये मांग सिर्फ हथियारों की नहीं, ये है जिंदा रहने की रणनीति है। लंबी दूरी के हथियार से वो कर सकता है दुश्मन के पीछे के ठिकानों पर वार, आपूर्ति लाइनों को काटना और युद्ध का तापमान उसी दिशा में मोड़ना जहां उसके पास निर्णायक बढ़त मिल सके। लॉन्ग रेंज की मिसाइलें सिर्फ तोपखाने नहीं, वे रणनीतिक टूल है। उनके सटीक प्रहार किसी बड़े हमले की तैयारी या समाप्ति दोनों को बदल सकते हैं। इसलिए ज़ेलेंस्की की मांग बताती है, हमारे पास आदमी कम है, पर हम स्मार्ट हथियार मांग रहे हैं जो दुश्मन की ताकत तोड़ दे। और इसलिए पश्चिमी समर्थन निर्णायक हुआ करता था, क्योंकि जो लड़ाई जमीनी पैदल सेना ने नहीं बल्कि दूरी और टेक्नोलॉजी से लड़ी जा रही है, उसमें लॉन्ग रेंज सिस्टम निर्णायक होते हैं। पर ये रिश्ता भी नाजुक है। जब आप किसी देश से लंबी दूरी के हथियार देते हैं, आप उसकी रणनीति में शामिल होते हैं।
और ये वो कड़ी है जिसके लिए पश्चिमी राजधानियां हिचकिचाती हैं। एक ओर सैन्य सहायता, दूसरी ओर प्रत्यक्ष बहस और भय। रूस का आक्रामक रुख, मिसाइलों, ड्रोन हमलों और ऊर्जा ठिकानों पर निशाना, ये सब यूक्रेन की कमजोरी को बढ़ा रहा है। और जब यूक्रेन के पास नापने के लिए जवान कम हो, तब वो जितना कर सकता है वो कर रहा है। ड्रोन से तेल डिपो पर हमले हो रहे हैं, आक्रामक रणनीति है और बदले की तेज लहर। तो सवाल उठता है, क्या लॉन्ग रेंज मिसाइल की ही यूक्रेन की आखिरी उम्मीद है? क्या वही हथियार है जो कम जवानों के बावजूद युद्ध की दिशा पलट सकता है? लॉन्ग रेंज मिसाइलें यूक्रेन को ये क्षमता देंगी कि वो रूस की गहरी आपूर्ति लाइनों, एयरबेस और ऊर्जा हब को निशाना बनाकर रूस की लड़ने की क्षमता को काट दे। पर गलती होगी कि इन्हें सिर्फ आवेश में छोड़ा जाए। सफल उपयोग के लिए चाहिए सटीक इंटेलिजेंस, सुरक्षा नेट और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक कवरेज, वरना परिणाम उल्टा हो सकता है। निष्कर्ष साफ है, युद्ध का चेहरा बदल चुका है। जब पैदल सेना कम हो, तब दूरी और टेक्नोलॉजी निर्णायक होते हैं। ज़ेलेंस्की की लॉन्ग रेंज की मांग सिर्फ हथियार नहीं, एक जीवन रेखा है। और ये दुनिया के लिए भी संकेत है कि अगर यहाँ हार हुई तो कीमत सबको चुकानी पड़ेगी। रूस ने जंग को तेज किया है। यूक्रेन पलटवार कर रहा है, लेकिन बिना सैनिकों के लड़ना आसान नहीं। नतीजा एक खतरनाक संतुलन, जहां हर मिसाइल, हर ड्रोन और हर निर्णय के पीछे अब वैश्विक नीतियां, राजनीतिक इच्छा शक्ति और कड़ा गणित है। यह युद्ध सिर्फ यूक्रेन रूस का नहीं रहा, यह अब यथार्थ में एक वैश्विक परीक्षा है। ज़ेलेंस्की की जीत का मतलब है भू राजनीति में नई दिशा, उसकी हार का मतलब है यूरोप में गहरी अस्थिरता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका के एक बॉम्बर की उड़ान ने वेनेजुएला को हिलाकर रख दिया है। 2 B-2 बॉम्बर काराकस के तट से सिर्फ 6 मील की दूरी तक उड़ाए गए और फिर हवा में आग लग गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह ड्रग तस्करी के खिलाफ एक मिशन है, लेकिन मादुरो ने इसे जंग की धमकी करार दिया है और साफ साफ कहा है कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। अगर हमला हुआ तो गोली का जवाब गोला बारूद से मिलेगा। यानी हालात बारूद की तरह सुलग रहे हैं। अमेरिका ने बॉम्बर भेजे तो मादुरो ने सिर पर कफन बांध लेने का फैसला कर लिया है। सवाल यह कि क्या कैरिबियन जंग का नया मैदान बनने जा रहा है? इस दुनिया में जंग का एक और मोर्चा खुलने जा रहा है। अक्टूबर 2025। वो दिन जब कैरिबियन की लहरों ने सुन लिया कि अमेरिका सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि धमकियों का भी मंच तैयार कर चुका है। दो B-2 बॉम्बर
वेनेजुएला के तट से महज 6 मील दूर से उड़े। और फिर हवा में आग लगी। ये तीसरी बार था जब ट्रंप के ड्रग विरोधी अभियान के नाम पर ऐसे बॉम्बर की उड़ान ने टकराव की आग और बढ़ा दी। मादुरो ने अपनी मिलिशिया को अलर्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो वादा किया था वो फर्जी साबित हो रहा है। और फिर कराकस ने दावा किया कि उसने एक CIA सपोर्टेड सेल को पकड़ा है। जो अमेरिकी युद्धपोत USS ग्रेविली पर एक फर्जी हमला रचने की साजिश रच रहा था। क्या ये धमकी थी या एक सुनियोजित जाल? सवाल तीखा है और परिणाम खतरनाक। अमेरिका ने बॉम्बर उड़ाकर वेनेजुएला को घेरा। और वेनेजुएला ने सिर पर कफन बांधकर जंग की घोषणा कर दी। हालात इतने कड़े हैं कि दोनों देश अब एक दूसरे के खिलाफ युद्धपोत, मिसाइल और मिलिशियाई तैनात कर चुके हैं। सवाल यह है कि कौन पीछे हटेगा और क्या ये टकराव सिर्फ दो देशों के बीच की बात रहेगी या ग्लोबल टकराव की शुरुआत है। वाशिंगटन के तेवर सख्त है। पेंटागन ने कैरिबियन में 7 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। ये संकेत है कि अमेरिका अब सिर्फ निगरानी नहीं, दबाव की भाषा भी बोल रहा है। वही मादुरो ने जवाब 5000 मिसाइलों की तैनाती की घोषणा कर दी और कहा कि वो किसी भी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। तो वही कई विश्लेषकों का दावा है कि ये सिर्फ हुंकार नहीं, ये वास्तविक तैयारी का संकेत है। वेनेजुएला के पास सीमित संसाधन है, पर उसने स्पष्ट कर दिया कि वो हर तरीके से जवाब देगा। और जब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच आरोप प्रत्यारोप भी गर्म है, तब बात सिर्फ सैन्य टकराव से आगे की है। ये भू राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक गठबंधनों की परीक्षा है।
और सवाल उठता है कि वेनेजुएला को हथियार कौन दे रहा है। पिछले 2 दशकों में वेनेजुएला ने अपनी रक्षा साख बड़ी हद तक रूस, चीन और ईरान पर निर्भर कर रखी है। रूस ने टैंक, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, मिसाइल प्रणालियों और छोटे हथियारों की आपूर्ति की है। और दोनों देशों के बीच बड़े रक्षा समझौते हुए। चीन ने रडार, बख्तरबंद वाहन और संचार उपकरण मुहैया कराए हैं और ईरान की भूमिका भी हाल के वर्षों में बढ़ी है। ये साझेदारियां कराकस को बड़े मंच पर टिकाए रहती है। पर ये वही साझेदारी है जो वाशिंगटन को आग में घी डालने का बहाना देती है। हकीकत भी कठोर है। ग्लोबल फायर पावर 2025 के मुताबिक अमेरिका शीर्ष पर है। जबकि वेनेजुएला 50वें नंबर पर आता है। अमेरिका के पास एडवांस लड़ाकू जेट, मिसाइल रक्षा प्रणाली और वैश्विक रसद बल है। वेनेजुएला पुराने रूसी और चीनी उपकरणों पर निर्भर है। इसलिए टकराव का असली प्रश्न ये है कि क्या कराकस की साजो सामान और मित्र देशों की मदद उसे टिकाए रख सकती है। हाल में अमेरिका ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में वेनेजुएला के कुछ नौकाओं पर कार्रवाई की। ये कदम काराकस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अमेरिका का कहना है कि यह अभियान नशे के खिलाफ है, पर मादुरो और उसके समर्थक इसे एक बहाने के रूप में देख रहे हैं। असल मकसद है शासन परिवर्तन और दबाव, और जब दबाव बढ़ता है तो प्रतिक्रिया भी तीखी होती है। मादुरो ने 5000 मिसाइलों की घोषणा कर दी और मिलिशिया को भी सक्रिय कर दिया। तो अब सवाल है, वेनेजुएला अमेरिका सैन्य दबाव का कितनी देर तक सामना कर सकता है? क्या काराकस की आर्थिक गिरावट और राजनीतिक अलगाव उसे कमजोर कर देंगे, या फिर उसके अंतर्राष्ट्रीय साझेदार रूस, चीन और ईरान उसे इतना समर्थन दे पाएंगे कि टकराव गंभीर मोड़ ले? रूस ने ऐतिहासिक रूप से वेनेजुएला को हथियार और कूटनीतिक संरक्षण दिया है, और अगर काराकस पर वास्तविक सैन्य दबाव बढ़ा तो मॉस्को का हस्तक्षेप संभावित है। चीन की भूमिका ज्यादा जटिल है। बीजिंग ने क्षेत्र में अपनी आर्थिक और तकनीक की पकड़ मजबूत की है। अब वो सीधे सैन्य टकराव में कूदेगा या नहीं, ये अनिश्चित है।
ईरान भी संवेदनशील खिलाड़ी है, उसकी मदद सीमित और चुपचाप रही है, पर किसी बड़े टकराव में वो भी एक मोहरा बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पहले ही चौकन्ना है। संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय संस्थाएं टकराव को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, पर हर घोषणा के साथ तनाव और बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की शक्तियां और वेनेजुएला की हठधर्मिता एक खतरनाक बनावट उगल सकती है, जिसमें एक छोटा सा झटका भी बड़ी लड़ाई को जन्म दे सकता है। लेकिन हकीकत यही है, जब अमेरिका बॉम्बर उड़ाता है और कराकस सर पर कफन बांधने का ऐलान करता है, तब हल्की आशा कम और खतरे की परछाई ज्यादा गहरी हो जाती है। ये टकराव सिर्फ दो देशों के बीच की नहीं है, ये वैश्विक संतुलन की परीक्षा है। और अगर कोई भी पक्ष गलती करे तो कीमत असहनीय होगी। दुनिया की निगाहें कैरिबियन पर है और उन लहरों में अब सिर्फ पानी नहीं, जंग की आहट उठ रही है। ये लड़ाई सिर्फ बॉम्बर और मिसाइलों की नहीं, ये सत्ता, भू राजनीति और मानवीयता की जंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूरोप में जैसे जैसे सर्दी पड़ रही है, यूक्रेन की धरती पर रूस का कहर भी बढ़ता जा रहा है। मॉस्को के कमांड सेंटर से मिसाइलें सीधे ऊर्जा प्लांटों पर गिर रही हैं। कीव और खार्किव में अंधेरा और तबाही दोनों गहराते जा रहे हैं। रूस ने रणनीति बदल दी है। अब ये सिर्फ गोलियों की जंग नहीं है, बल्कि ठंड और अंधेरे से भी दबाव बनाने की सर्द रणनीति है। और रक्षा जानकार ये चेतावनी दे रहे हैं, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इस बार सर्दी में यूक्रेन पर रूस कब्जा करने की राह पर है। सर्द हवाएं चल रही है। लेकिन यूक्रेन की जमीन पर अब भी तपिश है। क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, वैसे वैसे जंग की गर्माहट भी बढ़ रही है। रूस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। और यूक्रेन का जज्बा भी जिंदा है। यानी ये जंग अब सिर्फ जमीन की नहीं, जिद की बन चुकी है। रूस अब हर दिशा से हमला कर रहा है। यूक्रेन के आसमान में मौत की बरसात हो रही है।
मॉस्को के कमांड सेंटर से फायर होते मिसाइलें अब सीधे ऊर्जा के दिल पर प्रहार कर रही हैं। कीव, खार्किव, ओडिशा, हर शहर में अंधेरा पसरा है। हर रात सुनाई देती है सिर्फ एक आवाज, एयर अटैक अलर्ट। पुतिन का संदेश साफ है। जब तक यूक्रेन घुटनों पर नहीं आएगा तब तक रूस का हमला नहीं रुकेगा। ये कोई शब्द नहीं, ये परमाणु साया है जो यूरोप पर मंडरा रहा है। सर्दी की रातों में यूक्रेन की सांसें ठिठुर रही हैं। रूस ने समझ लिया है कि अगर टैंक से जीत ना सको तो ठंड से हरा दो। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर रूस अब कोल्ड वॉर को असल कोल्ड ब्लैकआउट में बदल चुका है। हर मिसाइल के साथ बुझती है एक बिजली की लाइट। हर धमाके के बाद अंधेरे में डूब जाता है एक शहर। कीव की गलियों में सन्नाटा है। लोग मोबाइल की टॉर्च से खाना बना रहे हैं और बच्चे मोमबत्तियों की रोशनी में भविष्य लिख रहे हैं। यह सिर्फ जंग नहीं है, यह रूस की सर्द रणनीति है जो गोलियों से नहीं तापमान से मार रही है। लेकिन यूक्रेन भी अब ड्रोन जंग के नए अध्याय में उतर चुका है। कीव से लेकर सीमा तक ड्रोन आसमान में गूंज रहे हैं। रूस के तेल डिपो, एयरबेस, सप्लाई डिपो पर हमले तेज हैं। यूक्रेन जानता है कि बारूद से बड़ा हथियार है मनोबल। रूस की फौजें बड़ी हैं, लेकिन जज्बा यूक्रेन का अभी भी बुलंद है। खार्किव में माइकोलाइव में सीमा पार के रूसी ठिकानों पर ड्रोन की आंखें और मिसाइल काम कर रही है। यूक्रेन भी अब पुतिन को उनके ही अंदाज में जवाब दे रहा है। मॉस्को से पुतिन का आक्रामक रुख हर दिन नया मोड़ ले रहा है। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अब टोटल वॉर बन चुका है। रूस ने बेलारूस की सरहदों पर टैंक बढ़ा दिए हैं। ब्लैक सी में परमाणु पनडुब्बियों की हलचल तेज है। हर हफ्ते नई चेतावनी, हर भाषण में आग, हर बयान में छिपी है एक धमकी। रूस अब पीछे नहीं हटेगा। विश्लेषक के मुताबिक अगर पुतिन ने यह जंग रोकी तो राजनीतिक नुकसान होगा और अगर बढ़ाई तो दुनिया को झटका भी लगेगा। यानी पुतिन अब ऐसी राह पर है जहां हर कदम का मतलब विनाश है। कीव में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की आवाज थक चुकी है।
वो दुनिया से मदद मांग रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, नेटो, कोई भी सुन ले बस। हमें हथियार चाहिए, फंड चाहिए, खुला आसमान चाहिए, लेकिन पश्चिम अब खुद दुविधा में है। टॉम हॉक मिसाइल भेजने की बात हो या F-16 विमान की, हर फैसला देर से आ रहा है।